जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बड़ी खबर लेकर आप सबके सामने फिर से हाजिर हैं। भारत को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 14 मिलियन टन लिथियम मिला है। ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी बताई जा रही है और भारत को ये बड़ा मैसिव ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। लिथियम ब्रेक थ्रू, a massive reserve of lithium has been found in Rajasthan's Nagaur district. It is the country's largest discovery so far. और इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं अगर दूसरी भाषा में कहें, और ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और किस तरह से भारत की जो लिथियम इंपोर्ट्स हैं उनको किस तरह से रिड्यूस कर सकता है, और भी कई बड़े सवाल हैं। और राजस्थान के नागौर में ये पाया गया है, और इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी 5.9 मिलियन टन्स मिले थे इसी तरह के रिजर्व। बाकी कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार और कई सारे भारत के राज्यों में इस तरह के रिजर्व्स पाए गए। लेकिन ये जो है ये अब तक का सबसे बड़ा ये मैसिव डिस्कवरी बताई जा रही है, और इसके बाद से कितना कुछ बदल जाएगा ये हम आज के इस डिस्कशन में समझेंगे। सबसे पहले उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, इतनी बड़ी संख्या में लिथियम मिलना, कैसे आप इसको देख रहे हैं? किस तरह से भारत की आगे की तस्वीर बदल सकती है? भारत के जो डिपेंडेंसी है पोर्ट से लिथियम की उसमें, और पूरा हम जानते हैं कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में पूरी तरह से बादशाहत है। किस तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, 20वीं सदी में काला सोना बोलते थे क्रूड ऑयल को। 21वीं सदी में लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जा रहा है, जी। क्योंकि आज की डेट में कहीं भी अगर यूसेज है तो लिथियम बैटरीज के बगैर काम हो नहीं सकता। भले ही जी। आपके ईवी व्हीकल्स हो, भले ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, और भले ही एविएशन हो, कहीं भी देख लिया जाए, लिथियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट में हमें 14 मिलियन टन ऑफ व्हाइट गोल्ड मिला है, लिथियम रिजर्व मिले हैं, सबसे ज्यादा है। और इससे पहले हमें 5.9 मिलियन टन हमको मिला था कश्मीर के रीवी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे बड़ा चीज ये है कि हम बहुत बार सुनते हैं, हमने बहुत बार खबरें भी ब्रेक की है। कोई भी यूट्यूब चैनल से पहले वी हैव ब्रोकन दिस ऑल दिस न्यूज। हमने पहले बताया था कि कैसे अंडमान के अंदर जो क्रूड ऑयल रिजर्व है, हमने 6-7 महीने पहले ही बता दिया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं। फिर अभी अभी हमने ये भी ब्रेक किया था कि कैसे अंडमान के अंदर हाइड्रोकार्बन जो नेचुरल गैसेज है वो भी मिल रहे हैं। सबकी संख्या बताते हैं 50 ट्रिलियन है। पर यूजर्स कमेंट करते हैं कि भैया सिर्फ आप बताते हो, एक्सट्रैक्शन कब निकलेगा, हम कब निकाल सकते हैं। कश्मीर के अंदर भी आपने बोला कि 5.9 मिलियन टन, ठीक है, बढ़िया है, आपको मिल गया है, पर भैया निकालोगे कब, एक्सट्रैक्शन कब करोगे? कश्मीर के अंदर हमको जो लिथियम रिजर्व मिले थे वो डिपॉजिट क्ले में है, और वो रॉक फॉर्मेट में नहीं है। उसका कमर्शियल एक्सट्रैक्शन वायबल है क्या नहीं है, वो प्रॉब्लम हो गया था। मिल तो गए पर वी वर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट। और सेकेंड, कश्मीर के अंदर एक तरह से वहां पे एनवायरमेंटल के लेके लोकल पॉपुलेशन शायद एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और भारत के अंदर आपने देखा भी है कि कैसे लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक ने एक तरह से वहां पे दंगे भड़काए थे। तो भारत को सिक्योरिटी कंसर्न सब समझ के वी हैड टू गो फॉर अदर रिजर्व। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे रिजर्व मिल भी गए हैं और एक्सट्रैक्शन के लिए कमर्शियल बिड भी इनवाइट कर रहे हैं। सितंबर 23 को ओपन भी हो चुका है, दिसंबर 1 लास्ट डेट है। ये चीज हो गई है। सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे मिल भी गया है, और गवर्नमेंट स्पीडीली इसको एग्जीक्यूट भी कर रही है। और जब भी एक्सट्रैक्शन होता है तब आप देखते हैं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उस रीजन में डेवलप होता है। उसके अंदर जब मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट करते हो, आपको रोड्स बनाने पड़ते हैं, आपको सारी एक कनेक्टिविटी देनी पड़ती है, और भी जैसे सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, वर्कर्स को जॉब मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के अंदर जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है। माइनिंग इंडस्ट्री उनको अब्सॉर्ब कर सकती है आफ्टर एग्रीकल्चर। सबसे बड़ी बात ये है। और नागौर के अंदर वहां पे लोगों को एक बहुत बड़ा एक तरह से रोजगार भी मिलेगा, कनेक्टिविटी भी मिलेगी, और वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, सब जगह पैसा होगा। सबसे बड़ी बात वो है।
और 14 मिलियन टन बहुत बड़ी एक तरह से खोज है। और उसके अलावा भारत जो है 70 to 80% अपना जो लिथियम जो इंपोर्ट करता है वो चाइना से करता है। और जी। अमर जी एक और एक चीज बात आप समझ लीजिए कि चाइना के पास वर्ल्ड की 70% माइंस उनके कंट्रोल में, 90% रिफाइनिंग उनके हाथ में, 97% उनके पास रिसाइकलिंग उनके हाथ में। और चाइना एक तरह से चाहे तो कभी भी हमारी सप्लाई बंद कर सकता है। और उन्होंने 5 महीने पहले किया ही था, नियोडाइमियम से जो बैटरीज बनती है ईवी कार में जो यूसेज होती है उसकी हमें एक तरह से एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पे डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री को हर्ट हुआ था। तो उसी के बाद भारत सरकार ने जो बताया जाता है देश के अंदर मिनरल पॉलिसी, नया मिनरल पॉलिसी भी बनाया है। और अगर आप इंडस्ट्री डालते हो इसकी रिफाइनिंग के लिए, उसके लिए पीएलआई स्कीम भी डाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन भी हम करेंगे, उसके ऊपर हम उसका रिफाइनिंग भी करेंगे। और एक तरह से हम जो इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट से हम डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। जापान हमें टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। मोदी जी जब गए थे जापान, तब जापान ने ऑफर भी किया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, आप एक काम करिए, देश के अंदर आप अपने खनिज पदार्थों को आप एक्सट्रैक्ट करिए और हमें भी दीजिए। बहुत बड़ी बात है। और एक और एक चीज है बाबर जी, एक आप ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये रिजर्व जो है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में भी पाए गए हैं लिथियम रिजर्व। ठीक है, वहां पे भी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बताया जाता है कि वहां पे भी जो माइंस है उसका भी जो ऑक्शन है वो चालू कर दिया गया है। कर्नाटक में मालूम पड़ा है, फिर मध्य प्रदेश में हमने देखा है, और भी जगह पे मतलब देश के 6-7 राज्यों में हमें एक तरह से वी हैव सीन दैट वी हैव गॉट लिथियम रिजर्व। अभी रिसेंटली एक तरह से डिस्कवरी हुई है। जी, बिल्कुल। लेकिन उमेश जी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक जो भारत की हम बात कर रहे हैं कि इस फाइंडिंग के बाद कहीं न कहीं भारत की जो लिथियम इम्पोर्ट्स है या फिर हम कहें जो डिमांड्स हैं, उसको ज़्यादातर पूरा कर सकता है। इससे वो मीट हो सकती है, लगभग 80% तक वो पूरी की जा सकती है। अब समय सीमा और उसको लेकर बड़े सारे सवाल आते हैं। हम जब भी इस तरह की कोई खबर ब्रेक करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भई आप इस तरह की खबरें ले तो आते हैं, लेकिन कब एक्सेप्शन होगा, कब लोगों तक इसका फ़ायदा मिलेगा और आम लोगों को इससे क्या एक्चुअली फ़ायदा मिलेगा? कई सारे बड़े सवाल होते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हो मुझे? देखिए 23 सितंबर को माइंस का कमर्शियल ऑप्शन चालू हो गया है। आप चाहें तो आप भी बिड कर सकते हैं, 2 महीने हैं आपके हाथ में। दिसंबर 1 को ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद माइनिंग चालू होगी। और उसी के साथ साथ देश के अंदर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज भी लग रही है। और इससे आप समझ लीजिए कि सरकार ने अभी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट कर चुके हैं। देखिए मोदी सरकार का एक चीज है, सिर्फ वो बातें नहीं करते, काम करके भी दिखाते हैं और स्केल में करते हैं, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। और देश के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हो। इसी के लिए आप देख रहे हैं जब भी कोई माइंस मिलती है वहां पे एक्सट्रैक्शन चालू होता है। ये जो फॉरेन फंडेड विदेशी फंडेड एनजीओ हैं, वहां पे आके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सब बहाना बना के वहां पे सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स में पीआईएल डाल देते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट चले ही नहीं। तो देखिए अमर जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे देश के अंदर ही गद्दार बैठे हैं जो देश की तरक्की नहीं चाहते। और हमने देखा है कि कहीं कहाँ से थोड़े दिन पहले हमारी जो फॉर्मर ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी एक तरह से शी ऑल्सो रोट आर्टिकल इन हिंदू, जिसमें बताया गया था कि आप अंडमान और निकोबार में निकोबार टर्मिनल में 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें जो ट्राइबल्स है उनको फर्क पड़ेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, हमारे जो कोरल्स है, शीर्ष है, उसका क्या होगा। मतलब ये सब चालू हो जाता है इन लोगों का रोना धोना। और ये एक तरह से देश के अंदर एक जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ये बात हुई थी जब वाइसिंगम में, जब मोदी सरकार ने जब डीप सी पोर्ट बनाया था, उसके ऊपर भी जब भी स्टार्ट करते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम्स आए। तमिलनाडु के अंदर जो ट्यूटिकोरिन में वेदांता का प्लांट है, उसके अंदर भी ऐसा हुआ कि वहां पे प्रोटेस्ट को इग्नाइट किया गया
5-6 सपोर्टर्स मारे गए, फिर बाद में आज तक 7 साल हो गए वो प्लांट बंद है। इंडिया बीइंग फ्रॉम नेक्स्ट नेट जो एक्सपोर्टर था कॉपर का, वो नेट इंपोर्टर हो गया, क्योंकि वो प्लांट 40% ऑफ इंडिया का कॉपर प्रोडक्शन करता था। सेम वे ओडिशा में जब पॉस्को माइन आ रही थी, पॉस्को वहां पे प्लांट डाल रहे थे, वहां पे भी यही प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। तो देश के अंदर ऐसी पार्टीज है, जो ऐसे एनजीओ है जो नहीं चाहते कि वहां पे एक तरह से माइनिंग चालू हो। और सुनिए, एक और एक चीज है, हमारे जो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, दंगल की फिल्म चाइना में 1300 करोड़ रुपया कमाती है, भारत के अंदर जो हिंदी प्रधान देश है वहां पे सिर्फ 600 करोड़ कमाती है। तो आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और एक चीज है कि भारत अब क्या है, डिसाइड कर चुका है कि उसको ये बैटरीज, जो लिथियम बैटरीज का एक्सट्रैक्शन वो करना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरे देश के अंदर उन्होंने अभी सर्वे चालू कर दिए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सारे सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट कर रही है, उसकी टेस्टिंग कर रही है, रिसोर्स एस्टिमेशन कर रही है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट न हो उसकी भी स्टडी कर रही है। उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है। नहीं तो ऐसा है कि बिहार के अंदर भी मिला है, ओडिशा में भी मिला है, झारखंड में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में भी है और गुजरात में भी है, सब जगह जी। मिल रहे हैं। बट धीरे धीरे सोच समझ के कोई भी मतलब वाटर टाइट केस हो, ताकि ये जो एक्टिविस्ट है, जो एनजीओ एक्टिविस्ट नहीं बोलूंगा, एक्टिविस्ट बोलूंगा, ये इसको डिटेल ना कर सके। सबसे बड़ा खतरा हमें इन लोगों से है, एक्सटर्नल फोर्सेस से नहीं है, इन लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। जी, बिल्कुल। उमेश जी, हमने देखा है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर अगर हम सवाल करते हैं तो दुनिया में काफ़ी इस पर बवाल मचा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो कहीं न कहीं वो चाइना की मोनोपोली तोड़ने में लगा हुआ है। हम जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना की मोनोपोली है। अब यूक्रेन को लेकर, फिर हम दूसरी तरफ बलूचिस्तान को देखें, सब जगह रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर जो अमेरिका है वो आगे आ रहा है। भारत ने भी कहीं न कहीं अपनी पॉलिसी इस सब पे थोड़ी बदली है, थोड़ा-सा एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि हम हमारा कंज़म्पशन बढ़ा है, हम बड़ी इकॉनमी है, तो ऐसे में इस तरफ जाना भारत सरकार की जो पॉलिसी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की अपडेट्स आते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है, जब रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं आने वाले समय का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक एलिमेंट है? अंबर जी, देश के अंदर नहीं, विदेश में भी हम वहां से डील कर रहे हैं। पेरू के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इससे पहले मोदी जी ब्राजील गए थे। अर्जेंटीना के साथ हम बातचीत चालू कर चुके हैं। फिर चिली के साथ बातचीत चालू कर चुके हैं। नमीबिया गए थे, गाना गए थे, उन्होंने बोल दिया है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज भारत भेजो, हम आपको फिनिश प्रोडक्ट भेजेंगे। ये सब काम भारत पहले से ही चालू कर चुका है। और आपको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपने अंदर मिलाना चाहता है? वो क्यों बोल रहा है कि कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट? वो क्यों बगराम एयरबेस मांग रहा है? वो क्यों बलूचिस्तान के अंदर रिकोडिक माइन चाहता है? उससे क्यों म्यांमार के अंदर कच्चिन रेबल से बात कर रहा है? वो क्यों कॉन्गो में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? जहां पे भी उसको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं वो वहां पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट रशिया ने हमको आर्टिक में एक्सप्लोरेशन के लिए बुलाया है। अब सोचिए, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, वो बोल रहा है हमको, हम परमानेंट स्टेटस देने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि सब जगह जो लड़ाई है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है। और आर्टिक के अंदर 50 नहीं, कम से कम $100 ट्रिलियन का रिजर्व है। और पूरा जो 70 से 80% जो आर्टिक की कोस्ट लाइन है वो रशिया के अंदर साथ आती है। अब प्रॉब्लम जो है रशिया और अमेरिका के बीच में, वो यूक्रेन के लेके नहीं है, ये आर्टिक का कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। और सब लोग चाहते हैं कि वहां पे रशिया उनको एक्सप्लोरेशन राइट दे। एक रशिया ने बोल दिया भूल जाओ, 80% मेरे हाथ में, तुम 20% में जो करना है वो कर लो। वहां पे चाइना भी अपना एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिसाब से वो पोलर सिल्क रूट बनाना चाहता है। रशिया ने बोला भूल जाओ, वो भारत के साथ काम करने को तैयार है। और एक चीज है, भारत को बोल दिया है कि जो आर्टिक है उसको नेविगेशनल करने के लिए हम आपके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर दे देंगे, आप जो आइस शिप ब्रेकर्स है बना के हमको दीजिए। और रशिया के पास ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियर आइस शिप ब्रेकर्स है जिसके कारण आर्टिक को नेविगेशनल कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी जो जो विश्व भर में जो लड़ाई चल रही है,
पहले जो होती थी क्रूड के ऊपर होती थी, अब जो हो रही है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर हो रही है। सारा गेम प्लान वही है। ये जो रशिया यूक्रेन ये सब है, ये सब एक तरह से हॉगवॉश है। अल्टीमेट थिंग इज टू कंट्रोल द सप्लाई चेन, सप्लाई लाइन, ट्रेड रूट, रेयर अर्थ मिनरल जो हमारे समुद्र के गर्भ में है। हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर चाइना ने क्यों उसको 99 ईयर्स लीज पे लिया है, जहाँ पे कुछ शिपिंग का काम ही नहीं होता है। वो सिर्फ भारत के ऊपर निगरानी रखने के लिए इंडियन ओशन रीजन में वो वहां पे सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। तो ये सब काम चल रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं। और भारत ने भी अपनी जो ब्लू वाटर इकोनॉमी को बचाने के लिए महासागर इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के अंदर कर रहा है, ग्लोबली भारत एक तरह से पोजिशनिंग कर रहा है। और जिस हिसाब से हम अपनी वॉरशिप बढ़ा रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं, हम अपनी समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंदर वी आर गोइंग, हमने एक पॉड बना लिया है 6000 मीटर नीचे, 6 किलोमीटर नीचे हम उस पॉड को भेज सकते हैं, 3 लोग उसके अंदर जा सकते हैं। ओशन की जो मैपिंग है वो की जा रही है। वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो सॉइल सैंपल्स है, उसको भी एक तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, स्टडी हो रही है विदाउट इकोलॉजिकल डैमेज। ये एक सबसे बड़ी बात है, भारत का वो कर रहा है। और अभी कार्लसबर्ग रीच में आपको मालूम होगा, पहले ही हमने प्रोग्राम किया था कि भारत को ओशन में के अंदर जो एक्सप्लोरेशन है, जो ये इसमें सिर्फ एक्सप्लोरेटरी राइट्स मिले, एक्सट्रैक्शन राइट्स नहीं मिले, पर एक्सप्लोरेशन मिलने के बाद एक्सट्रैक्शन भी मिल जाता है। तो 15 साल के लिए हमको मिल गया है, जिसमें भारत ने बोला है कि पूरे ओशन की टोपोग्राफी को मैप करेंगे, उसका जो 3D इमेजिंग है वो बनाएंगे, और उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन होगा इट विल बी डन विदाउट डैमेजिंग द इकोलॉजी। ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हम देखें कि भारत भी बहुत एग्रेसिवली इस रेस में आगे बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का एक अलग ही लेवल है, लेकिन भारत इस तरह से कोई किसी पे किसी के देश में घुसकर इस तरह से नहीं करता। लेकिन भारत जो कर रहा है, कहीं न कहीं अपने ही देश में इतना कुछ भारत के सामने है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत अगर अपने ही देश में इतना कुछ एक्सप्लोर करे तो काफ़ी कुछ मिल सकता है, क्योंकि अभी तो हमने अपने देश में भी बहुत बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। बरोबर बात है, देश और विदेश और समुद्र की गहराई में भी चालू कर दिया है। और हमने तो अभी अंतरिक्ष में भी अपने यान भेजने की चालू कर दे हैं। हमने चांद पे भी वहां पे अपने लैंड रोवर भेज दिए हैं। हम सिर्फ यहाँ पे नहीं करेंगे, समुद्र के गर्भ में हम स्पेस में भी जाके एक्सप्लोरेशन करेंगे। ये 50 साल की बाद की बात है, अभी कोई मानेगा नहीं, पर यही इसी के लिए सारे स्पेस मिशन बनाए जाते हैं। और इसी के लिए हम अपना खुद का एक तरह से स्पेस स्टेशन भी डेवलप कर रहे हैं। और जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे विक्रम साराभाई थे और होमी जहांगीर बाबा थे, वो बोल रहे थे कि हमें एटॉमिक शक्ति बननी है, हमें स्पेस में भी जाना था। उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया था उनका। आज 7 दशक के बाद आफ्टर 70 ईयर्स वी आर रीपिंग द बेनिफिट। आज जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आज जो विजन करके जा रहे हैं, इसका बेनिफिट हमारी आगे की जनरेशन उनको याद करेगी, भले ही हम उनको समझ ना सके। बस इतना ही बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये गोदी मीडिया है, जब देखो मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। बट ठीक है, हम जो बात बोलते हैं वी सपोर्टेड विद डेटा एंड फैक्ट, और वो एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट होता है, सिर्फ हवा में और स्पेकुलेशन की बातें नहीं करते। बस इतना ही बोलूंगा अमर जी, जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने इस बहुत बड़ी खुशखबरी पर हमारे साथ इतनी डिटेल जानकारी साझा की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई खबर आती है। और आपने इस पे विस्तृत जानकारी साझा की, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम उमेश जी।